नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति के अंतर्निहित मूल्य सेवा के सिद्धांत पर बल दिया। स्वयं सेवकों से समाज की बेहतरी के लिए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने को कहा। केंद्र सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए 100 दिन का राष्ट्रव्यापी टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए नवीन और भागीदारीपूर्ण कूटनीति का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ संसद में विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव गिरा। सीरियाई विद्रोहियों ने कई शहरों पर कब्जे के बाद राजधानी दमिश्क को घेरने के लिए अभियान शुरू किया। और सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 10वीं बाजी भी ड्रॉ रही। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहा है। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS के विश्व भर के 1 लाख स्वयंसेवकों की सेवा के सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कार्यकार स्वर्ण महोत्सव को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। अगले 25 वर्षों की देश की यात्रा जितनी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही BAPS के हर कार्यकर के लिए भी अहम है। BAPS कार्यकरों का ये सेवा अभियान इसी तरह निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहेगा। सेवा के सिद्धांत को भारतीय संस्कृति का अंतर्निहित अंग बताते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयंसेवकों से आग्रह किया कि वे समाज की बेहतरी के लिए संकल्प पूरे कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। हमारी संस्कृति में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सेवा परमो धर्मः। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे जीवन मूल्य है। सेवा को श्रद्धा, आस्था और उपासना से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा भी गया है, जन सेवा तो जनार्दन सेवा के ही बराबर है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए BAPS के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि BAPS के व्यापक मानवीय कार्यों के कारण विश्व में भारत की ताकत और प्रभाव में वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रसार करने के लिए BAPS के योगदान का उल्लेख किया। BAPS के कार्यकर दुनिया भर में सेवा के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि टीबी यानी तपेदिक मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। श्री नड्डा हरियाणा के पंचकूला में 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा कि वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने में ये अभियान मील का पत्थर साबित होगा। एंड टीबी समिट जो 2018 में किया गया, उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन को 2025 साल रखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तत्परता के साथ इस एंड टीबी के प्रोग्राम को लड़ाई लड़ी। टीबी मुक्त भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले उसको हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तपेदिक से अधिक प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ 100 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत से तपेदिक के खिलाफ देश की लड़ाई और मजबूत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि देश में रोगियों को दोगुनी सहायता, जनभागीदारी, नई दवाओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग और बेहतर नैदानिक उपकरणों के साथ बहुआयामी तरीके से तपेदिक बीमारी से लड़ रहा है। नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री पी पाइवांग कोन्याक ने आज कोहिमा में तपेदिक उन्मूलन पर 100 दिन के सघन अभियान की शुरुआत की। श्री कोन्याक ने कहा कि तपेदिक लंबे समय से चली आ रही सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती रही है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आसमान में एक खास सी आवाज है, एक ऐसी गूंज जो हर भारतीय के दिल में बसी है। हर बार जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक वादा करते हैं इस देश से और हर उस दुश्मन से जो हमारी तरफ देखता है कि हम तैयार हैं, हम यहाँ हैं और जब तक हम यहाँ हैं आसमान में तिरंगा लहराता रहेगा। भारतीय वायुसेना के आवेदन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुले हैं। रजिस्टर करें और बने भारतीय वायुसेना में अफसर। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें careerairforce.nic.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए नवीन और भागीदारीपूर्ण कूटनीति का आह्वान किया है। यूक्रेन संघर्ष का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के कूटनीतिक प्रयास दोनों ओर के नेताओं के साथ हैं। दोहा फोरम में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संवाद की आवश्यकता है। We have always held to the view that this war is not going to be solved on the battlefield. At the end of the day, people are going to return to some kind of negotiating table, the sooner the better. And our effort has been to facilitate that to the extent possible. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। हर किसी को योगदान देना पड़ेगा। विकसित भारत के लिए प्रति व्यक्ति जो आय आज है उसमें 8 गुना बढ़ोतरी होनी है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि इसमें नागरिक क्या करें। प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था, एक पेड़ माँ के नाम, मैंने भी लगाया। ये एक व्यक्ति का करते हैं, पर 140 करोड़ लोग जब ऐसा करेंगे तो कितनी बड़ी क्रांति आएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने उद्यमिता के माध्यम से हाशिए पर आ रहे समुदायों को सशक्त बनाने के लिए दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रह रहे समुदायों के लोगों को इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस एमओयू के तहत जो हमारे माइनॉरिटीज के लोग, दलितों में, आदिवासी में और कई जो वर्ग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो कमजोर वर्ग है, उसको आर्थिक सहायता दे करके उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप के दिशा में कैसे ले जाना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात जो कही है, वो छोटे छोटे वर्ग के लोगों को फाइनेंशियली हम कैसे समर्थन दे करके उसको हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए ये पहल है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हॉर्नबिल महोत्सव को एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीता जागता उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से अलग अलग राज्य और संस्कृतियां एक साथ मिलकर आपसी समझ को बढ़ावा देती हैं और एक दूसरे की पूरक बनती हैं। कोहिमा में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि हॉर्नबिल महोत्सव के जरिए लोग नागालैंड की जीवंत संस्कृति का आनंद लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत की विविध संस्कृति को दर्शाते हुए नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन के इस महोत्सव में 250 से अधिक शिल्पकार 34 जीआई टैग उत्पादों सहित अनूठे हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि तथा बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध मूगा और एरी सिल्क को समर्पित मंडप का निर्माण किया गया है। मेले में बनाया गया ग्राम हाट बाजार आकर्षण का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के 320 किसान और कारीगर अपनी उत्पाद और कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक तकनीकी सत्र को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को अपनी विशेषताओं को निखारने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में मदद कर रही है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। The Northeast states come together and work as a team. And it's very, very crucial for donor ministry to play that facilitation role of bringing us together and making sure that we work together as a team. So therefore, it's a great initiative. अष्टलक्ष्मी महोत्सव न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक सुंदरता को प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि आर्थिक अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। आदर्श के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हिंदी भाषा हम सभी को एकजुट करती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु के चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में उन्होंने कहा कि ये सभा महात्मा गांधी की प्रेरणा से काम करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ आज सदन में विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव गिर गया। राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली पार्टी ने मतदान के समय कार्यवाही का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 300 सदस्यों वाले सदन में से 200 सदस्यों की आवश्यकता होती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने वाली विपक्षी पार्टियों के कुल 192 सदस्य हैं। महाभियोग प्रस्ताव बिना मत विभाजन के ही गिर गया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को फिलहाल सीरिया की यात्रा न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने सीरिया में भारतीय नागरिकों से राजधानी दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। लोगों को तुरंत सीरिया छोड़ने की सलाह भी दी गई है। इस बीच सीरिया के विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के भीतरी हिस्से में अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह हिस्सा सरकार के कब्जे में है। इससे पहले विद्रोही आसपास के शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने देश में वित्तीय लेन देन के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया है। एक अध्ययन ओपन बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स इम्प्लीकेशंस फॉर क्रेडिट एक्सेस के अनुसार यूपीआई ने लगभग 30 करोड़ लोगों और तकरीबन 5 करोड़ कारोबारियों को डिजिटल लेन देन के लिए सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के साहसी सैनिकों की वीरता, दृढ़ संकल्प और बलिदान को सम्मान देने का दिन है। उन्होंने लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का भी आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर सशस्त्र बलों के साहस, वीरता, धैर्य और बलिदान को नमन किया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमें यह संदेश और साथ ही यह अवसर भी देता है कि हम सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं कि हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं अथवा उनका जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार अपने स्तर पर हर वह कदम उठा रही है। हम उनकी शिक्षा, चिकित्सा और इसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि दूरदर्शन का वेव ओटीटी प्लेटफॉर्म परिवार के सभी सदस्यों के लिए समग्र और साफ सुथरा मनोरंजन प्रदान करेगा। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि वेव के माध्यम से लोगों को नए कार्यक्रम के साथ दूरदर्शन के पुराने और लोकप्रिय कार्यक्रम देखने का भी अवसर मिलेगा। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच आज 10वीं बाजी भी ड्रॉ रही। दोनों खिलाड़ी 5-5 अंक लेकर बराबरी पर हैं। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 128 रन बना लिए हैं। भारत अभी भी 29 रन से पीछे है। ऋषभ पंत 28 और नीतीश कुमार रेड्डी 15 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 337 रन बनाए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति के अंतर्निहित मूल्य सेवा के सिद्धांत पर बल दिया। स्वयंसेवकों से समाज की बेहतरी के लिए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने को कहा। केंद्र सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए 100 दिन का राष्ट्रव्यापी टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए नवीन और भागीदारीपूर्ण कूटनीति का आह्वान किया।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ संसद में विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव गिरा। सीरियाई विद्रोहियों ने कई शहरों पर कब्जे के बाद राजधानी दमिश्क को घेरने के लिए अभियान शुरू किया। और सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन के बीच 10वीं बाजी भी ड्रॉ रही। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।